नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र का चुनावी शोर थम चुका है, लेकिन सियासत अभी भी भारी है क्योंकि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र की सियासत और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा, यानी कि कैश फॉर वोट, ये पूरी खबर इस वक्त बढ़ती जा रही है, विवाद बढ़ गया है। BVA बहुजन विकास अघाड़ी ने ये पूरा आरोप लगाया, इसके बाद विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी गठबंधनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो वहीं बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही है। मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुंच चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ठीक वोटिंग से पहले इस तरीके की खबर आना, इस तरीके का विवाद बढ़ जाना, क्या ये संकेत है कि चुनावों में खासकर वोटिंग के दिन कुछ बड़ा होने वाला, और क्या ये बीजेपी के लिए मुश्किलें भी बढ़ने वाली? तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं। इसी के साथ साथ समझते हैं कि महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण इस बार क्या बैठेंगे, क्योंकि 6 पार्टियां हैं और उन 6 पार्टियों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई भी है, लेकिन आपसी लड़ाई भी इन चुनावों में देखने को मिली। शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं। मेरे साथ यहाँ के महाराष्ट्र के सीनियर जर्नलिस्ट साथ हैं, जिनसे समझते हैं कि यहाँ का गणित इस बार क्या कहता है। इकबाल ममदानी जी, उनसे समझते हैं कि क्या कुछ इस बार की चुनावी लड़ाई रही और नारों से ज़्यादा क्या मुद्दों का जोर था या फिर किसका शोर था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इकबाल जी, आप यहाँ बारीकी से देख रहे हैं राजनीति को, मैं उस पर समझूंगी, उससे जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जिसको लेकर इस वक्त विवाद खड़ा हुआ है, बवाल मचा हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में। क्या कुछ देख रहे हैं? विनोद तावड़े 18 तारीख को 5 बजे शाम जो है पूरे चुनाव प्रचार जो थे वो महाराष्ट्र में थम चुके थे, जिसको लेकर के लगातार ये अब जो 2 दिन बचे हैं उसके अंदर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सबसे बड़ा जो खेल होगा वो लेन देन का होगा, जिसका सबसे पहला उदाहरण आज मुंबई के विरार इलाके में आया है, जहाँ विनोद तावड़े को पैसों के साथ में बहुजन विकास आघाड़ी के लीडर्स ने पकड़ा है। उनका कहना है कि 9 लाख कैश और कुछ और भी रुपये मिले हैं, तकरीबन 5 करोड़ का ये मामला सामने आ सकता है। इस तरह की बातें हैं, काफ़ी उनकी डायरीज़ वगैरह पकड़ी, उसमें काफ़ी चीज़ें लगी है। वहाँ पर हंगामा चल रहा था काफ़ी बड़े लेवल पे। मामला आखिरकार इलेक्शन कमीशन जो है बीच में कूदा, उन्होंने सारी चीज़ों को रुकवाई है, पुलिस वहाँ पहुँच गई है और सभी बीजेपी कार्यकर्ता और विनोद तावड़े को जो है वो वसई और नाला सोपारा के बीच तुलिंज पुलिस स्टेशन है, वहाँ ले जाया गया है। और अभी मैं पूरी अगर बात करूं यहाँ इस पूरे मामले के अंदर, तो ये विवाद लगातार पिछले कई दिनों से विपक्ष पार्टी जो है, चाहे उसके अंदर उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि इस तरह के मामले सामने आएंगे और बहुत बड़े लेवल पे पैसे जो है वो चल रहे हैं। और विपक्ष ये भी आरोप लगा चुका है कि तकरीबन 3.5 से 4 हज़ार करोड़ गुजरात से महाराष्ट्र भेजा गया है पैसों को यहाँ बांटने के लिए। इस तरह के भी आरोप लगते गए, लेकिन अब सच्चाई क्या है वो तो आगे जाँच के बाद ही पता लग पाएगी। लेकिन अगर महाराष्ट्र के विभिन्न अलग अलग इलाकों में बात करें तो विपक्ष जो है लगातार ये भी आरोप लगा रहा है कि पर वोटर 5,000 से 10,000 रुपये का पर वोटिंग एक फैमिली में जो लोग हैं उनको वोटिंग देने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ये नए नहीं हैं, इलेक्शंस के अंदर हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन इस बार जो पैसों का चलन चल रहा है बहुत बड़े लेवल पे, जो ज़मीनी हकीकत पता लग रही है, बहुत बड़े लेवल पे पैसे चल रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह भी ये है कि इस बार का जो इलेक्शन है ये अस्तित्व की लड़ाई है, चाहे वो शिवसेना की हो चाहे NCP की हो। कि शिवसेना से टूटकर जो शिवसेना अलग हुई है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि उससे बड़ी और सही शिवसेना कोई नहीं है। जो NCP से लोग अलग हुए वो बताना चाह रहे हैं कि असल NCP के लोग वो है। तो ये एक वर्चस्व की लड़ाई महाराष्ट्र के अंदर पहली बार देखी गई है। इससे पहले महाराष्ट्र ने किस तरह की चीज़ें कभी नहीं देखी थी। खास करके जो केंद्रीय पार्टी जिसके अंदर हम अगर कहें कांग्रेस और BJP, उसकी एक सीधी लड़ाई टक्कर जो है कई जगह पर है, जिसके अंदर खास करके विदर्भ मराठवाड़ा जो है वो इलाके के अंदर तो है ही, लेकिन पैसों का आरोप, यानी कि 2 फैक्टर अगर हम पूरी बात करें इस इलेक्शंस के अंदर, जिसको MM फैक्टर कहा जाता है, जिसके अंदर मशीन और मनी, ये 2 फैक्टर्स को लगातार विपक्ष पिछले कई दिनों से आवाज़ उठा रहा है इस मामलों को लेकर के। और उनका कहना है कि ये आखिरी के अंदर जो इनके पास हार के बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब ये मनी और मशीन फैक्टर का ही इस्तेमाल करेंगे अपनी जीत को हासिल करने के लिए। इस पूरे मामले के अंदर दूसरी भी मैं एक आपको बात करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के अंदर ये राजनीति इतनी गर्मा गई है कि सट्टा बाज़ार भी जो है तकरीबन बाहर आ चुका है। सट्टा बाज़ार जो है वो 138 से 145 सीटों के बीच में वो मान रहा है कि महायुति को मिल सकती है। यानी कि अगर हम मुंबई की बात करें तो तकरीबन 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का सट्टा इस वक्त यहाँ
लग चुका है महाराष्ट्र की सीटों पर और महाराष्ट्र राज्य में कि कौन जीतेगा। वहीं सेकंड नंबर की जो पोजीशन है सट्टा बाज़ार मान रहा है कि महाविकास आघाड़ी को मिलेगी, उसके अंदर शिवसेना को जो है काफ़ी मात खानी पड़ेगी। ठीक है, सट्टा बाज़ार, एग्जिट पोल, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अक्सर हमने देखा है कि उलटफेर होती भी रहती है कि बताया कुछ जाता है होता कुछ है। तो इसी तरीके से इस बार लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत कांटे की टक्कर है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर जो 6 रीजन आते हैं, 6 में से 4 के अंदर ऐसा माना जा रहा है जिसके अंदर महाविकास आघाड़ी है और 2 रीजन के अंदर महायुति आ गई, जिसके अंदर खास करके अगर हम थाना, कोंकण और नासिक का जो बेल्ट है अगर उसकी बात करें तो वहाँ महायुति को कुछ एज हासिल है जहां उनकी अच्छी सीट्स निकल सकती है। मुंबई के अंदर अगर हम खास करके बात करें तो मुंबई की 36 सीटों के अंदर शिवसेना जो है वो बाजी मार सकती है बड़े लेवल पे। तकरीबन 20 से ज़्यादा सीट जो है वो शिवसेना या 36 में से निकाल सकती है। मुंबई के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर जो है बीजेपी ने ऐसा माना जाता है कि मनसे को खड़ा करके कोशिश की है कि किसी तरीके से शिवसेना को गिराया जाए। मुंबई की 36 सीटों में तकरीबन 26 सीट पर मनसे कार्यकर्ता खड़े हैं उम्मीदवार के तौर पर, जिसका सीधा असर शिवसेना को हो सकता है, इसलिए खड़ा किया गया है। तो इन सारी ही चीज़ों का महाराष्ट्र में देखें तो इस बार मनसे पहली बार 140 सीटों पर मुझे लगता है खड़ी है, जहां मराठी वोट वो बांटने की कोशिश करेगी। लेकिन जो शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के लोग हैं उनका मानना है कि मनसे को इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, भले ही थोड़ा पड़े। उसका सीधा सीधा असर जो है महाविकास आघाड़ी के लोगों पर ही लगेगा। वहीं अगर हम विदर्भ की, मराठवाड़ा की बात करें तो कई फैक्टर है। जो किसान फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है आज की तारीख में। कपास और सोयाबीन, जो कि लोकसभा इलेक्शंस में ये मुद्दे नहीं थे, संविधान का मुद्दा ज़रूर था, लेकिन कपास और सोयाबीन का जो मुद्दा है उस वक्त नहीं था, जो काफ़ी गरमाया है। ये मुद्दा शायद बीजेपी सोच नहीं सकती थी कि किसानों का मुद्दा मराठवाड़ा और विदर्भ के अंदर एक बहुत बड़े लेवल से तूल पकड़ लेगा, जिसको लेकर के अब बीजेपी उसके अंदर भी वादे कर रही है कि जो एमएसपी की बात थी वो बढ़ा करके देने की बात कर रही है, किसानों का ख्याल रखने की बात कर रही। वहीं प्याज हुआ, संतरे हुआ, इस तरह के जो किसान है वो भी परेशान है। तो पिछले कई लंबे समय से देखोगे तो महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की गर्मा गर्मी और बहुत बड़े लेवल पर ये सारी चीज़ें हुई है। खास जो सीट्स अलग हुई है, आप पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में देखिए इतने रेबल्स कभी नहीं खड़े हुए जितने ये बार हुए। अगर हम बात करें महायुति की, तो तकरीबन 48 के आसपास महायुति के अंदर विरोध करने वाले लोग खड़े हैं, अपक्ष उम्मीदवार। वहीं महाविकास आघाड़ी के अंदर तकरीबन 50 या 52 लोग खड़े हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसको हराएगा। तो इन सभी ओवरऑल अगर हम देखें तो उसका भी एक बहुत बड़ा फ़र्क हर पार्टी को पड़ेगा। दूसरा, क्या अगर ये विपक्ष जीतते हैं तो क्या उसी पार्टी में जाएंगे या सत्ता पक्ष में जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। तमाम मुद्दों पर आऊँगी, पहलुओं को समझूंगी, लेकिन उससे पहले इकबाल जी, जो ये कैश कांड सामने आया है, ये ठीक चुनाव वोटिंग से पहले आया है, तो इसका क्या लगता है कि ये कितना बड़ा मामला है, गंभीर है क्या, और इसका सीधा असर क्या चुनावों पर भी पड़ेगा? क्योंकि उससे पहले ही इस तरीके की खबर आना और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को खूब तूल दे रहा है। देखिए, ये इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया सकता। पैसा बांटना और पैसों ये जो वोटिंग्स में चलने हैं वोटों से पहले, वो बहुत अहमियत रखता है। हालांकि इस मामले के अंदर शरद पवार ने कई बार सरकार पर आरोप भी लगाया था। जैसे रश्मि शुक्ला यहाँ की जो डीजीपी थी, उसे न हटाने का जो मामला था वो यही कह रहे थे शरद पवार के जो पैसा है वो सिस्टम के लोग जो है वो अपनी गाड़ियों में पहुंचा रहे हैं। ये आरोप शरद पवार ने पहले लगाया, उद्धव ठाकरे ने भी इस तरह के आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे की आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब वो हेलीकॉप्टर से उतरे थे तो उनकी चेकिंग हुई थी और कई लीडर्स की चेकिंग हुई, जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी चेकिंग होती है और बीजेपी के लोग जो है खुलेआम सिस्टम के ज़रिए काम करते हैं, पैसे पहुँचाते। तो ये जो मामला आज मिला है विपक्ष को, ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है कि विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरीके से हम चीज़ों का आरोप लगा रहे थे वो सच साबित होती नज़र आ रही है। तो इससे इनकार नहीं है कि अब जो कुछ वक्त, कुछ घंटे जो बचे हैं उसमें बहुत बड़ा लेन देन होगा। हर इलेक्शंस में होता है, लेकिन इस बार जो है बहुत बड़े लेवल पर उम्मीद है पैसे बंटने की। तो इससे बिल्कुल मैं इनकार नहीं करूँगा कि लगातार पैसा, पावर, या ये सारी चीज़ें चल रही है। अगर महाराष्ट्र की कई जगह पर हम देखें तो दारू हो गई, खाने का, भोजन का फ्री आयोजन है, मांस मछली हो गई, इस तरह की सारी ही चीज़ों के आयोजन अपने अपने उम्मीदवारों ने अपने अपने वोटर्स के लिए किए हैं। कई जगह महाराष्ट्र के अंदर जो खबरें आ रही है अलग अलग जगहों से कि कई दिनों से लोगों ने अपने घर में खाना नहीं बनाया है, बाहर उनको फ्री भोजन का इंतज़ाम किया जाता है।
तो महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार इस तरह चीज़ें देखने आई है, जहाँ चुनाव आयोग का जो बजट है वो विधानसभा के लिए एक लिमिटेड होता है, उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है खाने पे और शराब में खर्च हुआ है। बांटने की जो बात आरोप विपक्ष लगा रहा है वो भी अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है, तो ये मामला तूल पकड़ेगा, इतना आसान मुझे नहीं लगता। बीजेपी के लिए मुसीबत भी बन चुका है। बिल्कुल, मुझे बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुका है। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ रही है। उनका कहना है कि इस तरह की पूरी जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, और वहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जांच करने वाले लोग ही तो इनके हैं, वो तो इन्हें क्लीन चिट दे देंगे, हर जगह पर इन्हें छोड़ा जाता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चलता जा रहा है, जिसके लिए मुझे लगता है कि अब ये मामला आज रात तक या कल सुबह तक और तूल पकड़ेगा और ये बहुत गर्माएगा भी। इकबाल जी, ये चुनाव, क्योंकि आप यहीं के पत्रकार हैं, ज़मीनी स्तर पर जाकर आप लोगों से जुड़ते हैं, समझते हैं कि इस बार के मुद्दे क्या हैं। क्या ये चुनाव पुराने बीते चुनाव से अलग था, महत्वपूर्ण था, और इस चुनावों में जो नारे देखने को मिले, जो मुद्दे देखने को मिले, क्या लगता है कि ये मुद्दे कितने ज़मीनी पर पहुंच पाए, लोगों तक पहुंचे, और क्या उन नारों का असर चुनावों पर पड़ेगा, या फिर इस नारों का असर सीधा सीधा एक खेमे के लिए फ़ायदेमंद और एक खेमे के लिए नुकसानदायक रहने वाला है? नहीं, देखिए, इस बार जो चुनाव है वाकई में नारों पे तो चल ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के पास वो ढंग का नारा नहीं है जिससे वो लोगों को कैच कर सके। इससे पहले अगर 2014 और 19 की बात करें, जहां प्रधानमंत्री जब भी आते थे तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन इस बार हमने देखा कि बीकेसी थे, वहाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। महाराष्ट्र की कई जगहों पे कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, खुद अमित शाह पहुँचे। कई जगहों पर तो हमने ये भी देखा है कि खुद मीडिया को जो है बाकायदा मना कर दिया गया था कि दूरदर्शन और ANI से जो है आपको फुटेजेस मिलेगी। उनके पर्सनल मोबाइल भी रख लिए गए थे, लेकिन आम जनता ने जो है वो अपने मोबाइल से सारे फुटेजेस बनाए और लोगों को बता दिए कि कुर्सियाँ खाली है। यानी कि इससे एक चीज़ है कि महाराष्ट्र के अंदर उसका एक नारों का असर जो है वो पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने आके बताया कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन आपने देखा होगा कुछ ही दिन के बाद में प्रधानमंत्री आते हैं, वो नारा बदल देते हैं और वो कहते हैं कि एक है तो सेफ है। क्या वजह है उसकी कि वो नारा बदली है? मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से ये तो मैसेज देना चाहते हैं कि अब ये नारा जो काम नहीं कर रहा है उसको हमने बदला है, लेकिन उसके साथ में वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यूपी की राजनीति के अंदर कहीं योगी आदित्यनाथ कमज़ोर हुए तो नारा तो ठीक है, कल उन्हें भी बदली किया जा सकता है। एक तरीके का वो भी संकेत मुझे लगता है। अखिलेश यादव ने बयान भी दिया, ठीक है ना, तो मुझे वो भी संकेत नज़र आ रहा है। दूसरी बात, अगर आप देखें अमित शाह जिस तरीके से मराठवाड़ा अपना नागपुर पहुंचे और उन्होंने सारी सभाएं रद्द की और सीधे मणिपुर निकल गए। 2 साल से मणिपुर का मामला चल रहा है, लेकिन ना प्रधानमंत्री ना ही होम मिनिस्टर इस मामले को इतनी गंभीरता से ले रहे। लेकिन इस बार लेने की वजह क्या हुई? अगर खुद जो महाविकास आघाड़ी के जो टॉप के लीडर्स हैं उनका कहना है कि RSS नहीं चाहती कि उनके इलाके, उनके क्षेत्र के अंदर अमित शाह कोई काम करे, क्योंकि उनसे उनकी नाराज़गी बहुत है। दूसरा, मराठवाड़ा विदर्भ के लिए जो सबसे बड़े लीडर के तौर पर है वो नितिन गडकरी देखे जाते हैं, तो नितिन गडकरी की नाराज़गी भी एक संघ को बहुत चुभती है। तो इन सभी को हम देखें तो कुल मिलाकर के RSS नहीं चाहता है कि अमित शाह जो है महाराष्ट्र के अंदर, खास करके नागपुर के अंदर कोई इस तरह का प्रचार करे जिससे बयानबाजी करे। दूसरा, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही उनसे 3 दिन पहले ही जहां प्रियंका गांधी पहुंची, एक रोड शो किया, बहुत कामयाब रोड शो रहा। तो इन सारी चीज़ों को देख करके RSS जो है ये भी समझ रही है कि अगर अमित शाह के दौरे से जहां लोग नाराज़ हैं वो उनकी नाराज़गी का असर उनको सामने नज़र ना आए। तो ये एक ओवरऑल फैक्टर है जिसको लेकर के लगातार जनसंघ भी कोशिश कर रही है। और अगर हम बात करें लोकसभा इलेक्शन में RSS मेहनत नहीं कर रही थी, लेकिन विधानसभा के अंदर RSS का पूरा कैडर जो है लगातार काम में जुड़ गया है, तो वो ज़मीनी पकड़ को लेकर के कोशिश कर रहा है एक एक घर तक पहुंचने के लिए। उनके जितने प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स के अंदर ये मैसेज दिया जाता है कि इस बार जो वोटिंग करनी है, इस बार जो सरकार लानी है वो हिंदुत्व के मुद्दे पे लानी है, ना कि कास्ट पे। तो ये भी मैसेज लगातार देने की कोशिश RSS द्वारा की जा रही है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के अंदर एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी उनके लिए है कि जहाँ नारों का मसला है, नारों के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए ये है कि महाराष्ट्र ये साहू फुले की और अंबेडकर की ज़मीन है, शिवाजी महाराज की ज़मीन है। तो इस तरह के नारे जो है ना यहाँ चलना बहुत आसान नहीं है। पिछले दिनों अगर हम देखें पूरे मामले के अंदर खुद बीजेपी के अंदर विरोध के लोगों ने विरोध कर दिया इस पूरे नारे को लेकर के, चाहे वो अजीत दादा पवार हो, पूनम महाजन हो, फिर अशोक चौहान हो, अपना इनकी लड़की जो है एकनाथ शिंदे ने विरोध तो नहीं किया है, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि क्लियर भी नहीं किया। देखिए, एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो उनके लड़के ने कल ही
या परसों के अंदर एक बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो 2 घंटे के अंदर वो लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतारेंगे। तो मतलब एकनाथ शिंदे की तरफ से ये सारी चीज़ें नहीं की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एकनाथ शिंदे अब तक इस चीज़ में नहीं आए थे, लेकिन श्रीकांत शिंदे का ये बयान जो है ये साफ करता है कि पॉलिसीज़ क्या है। वहीं मैं बात कर रहा था, मैं इस पूरे मामले के अंदर अगर आप देखोगे ना, बीजेपी के अंदर भी विरोध है। तो इस विरोध का कारण ये है कि महाराष्ट्र की जनता को सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर इस तरह की चीज़ें हुई तो वो उनके लिए नुकसानदेह, वो नुकसान बहुत बड़े लेवल का होगा। क्यों? एक तरफ जहाँ ओबीसी इनसे नाराज़ है, मराठा इनसे नाराज़ है, कुणबी वोटर्स नाराज़ है। हालांकि इस मामले के अंदर लगातार वो कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से संभालने के लिए, लेकिन संभलता नज़र अब तक नहीं आ रहा है। मैंने बताया ना कि जिस तरीके से कोंकण बेल्ट और थाना और नासिक, ये जो है यहाँ पर महायुति की थोड़ी पकड़ ज़रूर है। बाकी दूसरे 4 जो रीज़न है वहाँ पर कुल मिलाकर के महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छा कर रही है। खास करके पुणे के अंदर हम बात करें, शरद पवार ने कमान संभाली है। विदर्भ के अंदर लगातार कांग्रेस पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से संविधान का मुद्दा उसने उठाया है, ओबीसी आरक्षण का रिजर्वेशंस का मुद्दा उठाया, तो राहुल गांधी भी खुल करके इस बार खुल करके मामले में आ रहे हैं। आपने देखा कल मुंबई के अंदर जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर भी सीधे उन्होंने मोदी, अमित शाह और अडानी पर वार किया। सेफ जो नारे की हम बात कर रहे हैं, जरिए हमला किया, तिजोरी के जरिए हमला किया कि उन्होंने बताया कि इंग्लिश के सेफ से मतलब क्या होता है। तो ये लगातार इस तरह के जो मुद्दे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो लोकसभा इलेक्शंस के अंदर जो संविधान का मुद्दा उठा था, उससे चाहे वो मुसलमान हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, वो उसको भूल चुके हो। हालांकि कुछ चीज़ों में फ़र्क ज़रूर आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये अभी भी मामला ज़िंदा है और आने वाले दिनों के अंदर ये कांग्रेस को और उनके अलायंस को फेवर करेगा। वहीं महायुति की अगर बात करें तो महायुति के पास जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो मान रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की तरह जो लाडली बहना योजना है उस पर एक बहुत उम्मीद की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ महिलाओं को उन्होंने इन सारी चीज़ों के अंदर पैसे पहुँचाए हैं और उनको उम्मीद है कि शायद यही महिला आगे इनके लिए वोटर्स के तौर पर आएगी। लेकिन वहीं कांग्रेस जो है वो पहले से खुल करके उन्होंने कहा है कि हम 15 नहीं 3,000 देंगे। महायुति 1500 से 2100 पर पहुंची है। मैं कल अजीत दादा पवार को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एजुकेशन को लेकर के वो सारी ही चीज़ें उन्होंने चीफ मिनिस्टर और उनके अलायंस से बात की और वहाँ पर महिलाओं का जो एजुकेशन है वो फ्री करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले उद्धव ठाकरे बोल चुके हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वो हर बेटी और बहन के लिए जो है इस तरह की चीज़ें फ्री देंगे। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों जगह से टक्कर के है। उद्धव ठाकरे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इतने सालों के बाद ही बहन लाडली क्यों बनी, इससे पहले क्यों पता नहीं लगा उनको। इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन कमिश्नर ने उनको 4 महीने का वक्त दिया, जब जा कर के इन्होंने ये सारी चीज़ें पूरी की है। अब तक बहन कहाँ थी? अच्छा, बहन के साथ के अंदर जो महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या बहन को 1500 रुपये में पूरा हो जाएगा? क्या बच्चों को लेकर के इन सारी चीज़ों के अंदर उनके एजुकेशंस को चीज़ों को लेकर पैसे पूरे होते हैं? इस तरह के कई अलग अलग सवाल जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर महंगाई की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर और देश भर के अंदर महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के महायुति परेशान है। यही एक कारण है कि नेता जो आ रहा है वो डरा हुआ है, नेता यहाँ से भागता है। नारों की अगर बात करें तो नारे ढंग के है ही नहीं इनके पास। और कास्ट वाइज अगर पकड़ की बात करें तो कास्ट वाइज इस वक्त बीजेपी जो है वो मार खा रही है। मराठा फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनके लिए, चूँकि मराठा फैक्टर जिस तरीके से पिछले दिनों आंदोलन चल रहा था, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने लाठीचार्ज कराई थी, वो मुद्दा भी अभी मराठा लोग जो है वो भूले नहीं है। ओबीसी, मराठा, मुस्लिम, अगर ये सारे ही फैक्टर्स एक साथ काम कर जाए तो मुझे लगता है कि महायुति के लिए आने वाले वक्त में बड़े खतरे की घंटी है। सर, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच और जो भारी सियासत आज एक दिन पहले भी देखने को मिल रही है, इस बीच आपको क्या समझ में आ रहा है कि सियासी समीकरण क्या बैठ रहे हैं इस बार? क्योंकि जैसा डिप्टी सीएम ने भी कहा महाराष्ट्र के कि 23 तारीख के बाद पता चलेगा कि कौन किसके साथ है, कौन किस गठबंधन में। तो क्या गठबंधन बदलते हुए भी दिखाई देंगे 23 तारीख के बाद? देखिए, राजनीति में सिचुएशन इम्पॉर्टेंट होती है, ना कि इंसान इम्पॉर्टेंट होता है। सिचुएशन इम्पॉर्टेंट होती है, क्या है, कैसे है। अगर हम इस बार की राजनीति की बात करें तो एकनाथ शिंदे ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो है, उन्होंने ही काम किया है, लाडली बहना योजना उनकी है, सारी चीज़ें एक तरीके से देखने जाओ तो उन्होंने लाडली बहना का जो क्रेडिट है अपने पे ले लिया है। ये बताने की कोशिश की कि आने वाले वक्त के अंदर वो देश के माफ़ करिएगा राज्य के जो है मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन 2019 में जिस तरीके से फडणवीस ने कहा था मी परत येणार, यानी कि मैं वापस लौटूंगा,
तो ये भी माना जा रहा है कि इस पूरे खेल के अंदर फडणवीस जो है एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं। पिछले जिस तरीके से दिनों के अंदर उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, और ऑडियो जो वायरल था उसने बात करते हुए उन्होंने बताया था कि मैं आ रहा हूँ और फिर मैं सबको बताऊँगा। तो इससे अमित शाह ने भी बीच में कहा था कि उनका चेहरा जो है फडणवीस रहेंगे, लेकिन बाद में वो पलट गए। उन्होंने कहा कि अलायंस किस तरीके से बनती है, डिसाइड करेगी किसकी कितनी सीट्स आती है। तो वो यू टर्न लेने की एक वजह अमित शाह की भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये डर समझ में आ गया पूरी तरीके से कि अगर इस तरह के हालात होते हैं तो मेरे लिए खतरे की घंटी हो सकती है, जिसको लेकर के यू टर्न लिया गया। अब महाराष्ट्र की अगर सीट वाइज बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि महायुति तकरीबन 130-135 तक उनके अलायंस के साथ आना चाहिए। बड़ी पार्टी के हिसाब से 70 के आसपास मुझे लगता है उनकी सीट्स आएगी, या 70 से 80 आ सकती है, जिस हिसाब से वो कोशिश कर रही है। और परसेंटेज वाइज भी अगर बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए तकरीबन 150 सीट पे लड़ रही है। तब उनका मानना है कि अगर हमारा स्ट्राइक रेट 50% भी रहा तो 75 सीट जो है हमारी आ जाएगी। वहीं शिंदे ग्रुप के अंदर उन्होंने तकरीबन 12 लोगों को खड़ा किया है, प्लस उद्धव ठाकरे के गुट के अंदर कुछ लोगों को टिकट दी है। तो इस तरीके से वो मानते हैं कि हमारी अगर कुल मिलाकर के 90-95 सीट्स आ गई, फिर उनके महायुति के अंदर 35-40 सीट्स अगर एकनाथ शिंदे की आती है, अजीत दादा पवार 15-1 सीट लाते हैं, तो कुछ जो इंडिपेंडेंट जो सबसे बड़ा इस बार मामला है वो इंडिपेंडेंस का सपोर्ट लेकर के उसको सरकार बनाई जा सकती है। देखिए, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र तीनों इलेक्शन एक साथ होने थे, लेकिन ये इलेक्शंस लेट किए गए हैं। 23 तारीख को काउंटिंग है, 24 तारीख को जो है वो सर्टिफिकेट्स लोगों को मिलेंगे, यानी कि फिर बचता है सिर्फ एक दिन। 26 तारीख तक अगर सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगने की संभावना है। तो इसी सोच से लगाई गई है कि अगर इनको एक पावर के हिसाब से, बड़ी पार्टी के हिसाब से वो सीट्स हासिल करते हैं तो उनके पास ये वक्त रहे राष्ट्रपति शासन लगा करके किससे क्या सौदा करना है। यही इस तरह का जो समीकरण सामने नज़र आ रहा है। वहीं अगर कई बड़े लीडर्स की माने तो कोई भी ये नहीं मान रहा है कि आसानी से किसी को मेजॉरिटी मिलेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तकरीबन महाविकास आघाड़ी को जिस हिसाब से धीरे धीरे करके चीज़ें चल रही है वो 160 प्लस जो है मेजॉरिटी उनको मिल सकती है। लेकिन मेजॉरिटी मिलने के बाद में बड़ी पार्टी क्या बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है? अगर बीजेपी आती है तो गवर्नर सबसे पहला न्योता किसको देते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मशीनरी जो है वो उनके साथ है, वो मशीनरी सबसे बड़ा वर्क करेगी। तो आपके अनुभव से यहाँ महाआघाड़ी की ज़मीन ज़्यादा मजबूत है? जी, महाविकास आघाड़ी की ज़मीन मजबूत है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी या शरद पवार, आप देखिए उद्धव ठाकरे जिस तरीके से एक बहुत बढ़िया लीडर के रूप में पहुँचे हैं, और जिस तरीके से उनके प्रचार सभा के अंदर लोगों की एक भीड़ उमड़ के आ रही है, शरद पवार के लिए उमड़ के आ रही है, इस तरह की चीज़ें पहले नहीं देखी गई है। राहुल गांधी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी के लिए एज है, लेकिन अगर वो समझदारी से काम करे तो वो 160 पार कर सकते हैं। लेकिन फिर एक बार मुद्दा आता है एमएम का, मशीन मनी का। अगर उसको वो रोकने में और संभालने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी जो है अपनी सरकार बनाएगी और उनको एज हासिल है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए कि इस बार के समीकरण क्या बैठे। एमएम जो मशीन और मनी का खेल बताया, ये किसके लिए फ़ायदेमंद रहता है, किसका खेल बिगाड़ता है, ये भी देखना होगा। लेकिन 23 तारीख को किसका जनादेश इस बार मिलने वाला है, कौन गठबंधन सरकार बनाने वाला है, इसका इंतजार करना होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र का भाव कौन, किसके समीकरण बनते हैं, किसके बिगड़ते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद अलग और बेहद दिलचस्प रहा।